तो जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु के लघु उत्तरीय प्रश्न को देंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले। देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है। तो 38 का 38 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चन 38 क्वेश्चन का 38 आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, धातु और अधातु में हमको एक एक अंतर लिखना था। आप एक भी अंतर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 दिया था कि आपको कोई भी एक याद है तो आप लिख ले। देखिए पहला अंतर, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होती है और धातु प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। ये सब आपको लिख देना है सिंपल से। देखिए हम आपको सिर्फ दिखाते जाते हैं, आप कॉपी में को लिखना है तो लिख लीजिएगा कि इसको हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, और वीडियो बहुत लंबा बनेगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा। देखिए हम बता देते हैं सिंपल से आपको। क्वेश्चन देख लीजिए, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? तो सिंपल से आपको आंसर दे देना है। इसको वीडियो को रोक कर आप चाहे तो इसे कॉपी में लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, धातुओं की तन्यता और आघातवर्धनता की आप क्या समझते हैं? तो आपको सिंपल से लिख देता है याद, हम इसका लिख देना है, आंसर लिख देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 दृढ़धर्मी ऑक्साइड क्या है? तो धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वे दृढ़धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, यानी कि दृढ़धर्मी या उभयधर्मी दोनों इसको कहते हैं। क्या देखिए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए कौन से धातु गुण प्रदर्शित करता है? तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धातु की तरह यह विद्युत के संचालन करता है, यानी कि विद्युत का, और सदा यह चमकीला भी होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। यह धातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते? तो इसका आंसर आपको सिंपल से लिख देना है यहाँ पर। आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको परमाणु और आयन में अंतर लिखना है। परमाणु और आयन का अंतर लिख देना है आपको सिंपल। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, आयन पर धन या ऋण आवेश रहता है। परमाणु के गुण उनके संयोजन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, आयन के गुण उसके आवेश के कारण होता है। परमाणु अस्थायी होता है और आयन अस्थायी होता है। इसी प्रकार आपको लिख देना है सभी का आंसर। निकालेंगे क्या, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। जब 2 परमाणु के बीच जब एक युग्म का साझा होने, एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, एक सहसंयोजक बंधन बनेगा। जब 2 युग्म का यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो 2 द्विक यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 का बनेगा तो ट्राई बॉन्ड यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन बनेगा। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उसी को यहाँ पर लिख दिया पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 1, 2, 3। इस पर आपको लिख देना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 8 का आंसर आपको हो गया समाप्त। अब चलते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब को करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है? तो चलते हैं देखते हैं कैसे हम प्रमाणित करते हैं। सिंपल से आप लिख देंगे, इस प्रकार आंसर दे सकते हैं कि इसे प्रमाणित करने के लिए कार्बन टेट्राक्साइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। अगर यह बल्ब नहीं जला तो यह विद्युत के कुचालक, अगर बल्ब जल गया तो यह विद्युत का सुचालक। यानी सिंपल से अगर किसी में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो अगर बल्ब बल गया तो सुचालक का, बल्ब नहीं जला तो वह कुचालक है। ये क्वेश्चन हम बता सकते हैं, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है। सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? इसका आंसर दे देना सिंपल से। आप देख सकते हैं आंसर आपको अच्छे से, इसका कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं। 10 का क्वेश्चन है, 10 का आंसर आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलते हैं आगे। आप देखिए कहा है कि 11 के CH4 और CO2 में इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखी। इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है तो सब एक तत्व, यहाँ तत्व कौन है? C एगो H है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 4, और इसका 1 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना है? 6 और 1।
तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना कुछ इस प्रकार बना देना है। ये आपका बुक में ही, इसको यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, बुक में से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। आप देखिए यहाँ पर दो का बनाना है, कि CH2 का, एक CH4 का और एक CO2 का। तो CH4 का यहाँ पर यह है और CO2 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, CO2 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल से आपको ऐसा ही बना देना है अपने कॉपी में, जस्ट इसको छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 किया कि किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है। तो आपको सिंपल से लिखना, रासायनिक यौगिक के निर्माण में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ही प्रमुख भूमिका होती है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है, तो यह अष्टक पूर्ण करके एक नई परमाणु के साथ कर आयनिक अथवा सहसंयोजक द्वारा यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके या किसी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। सिंपल से बात, 12 का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसी तत्व ए की परमाणु संख्या 12 और दूसरे तत्व की परमाणु संख्या B 17 आता है। ए और बी के संयोग से बनी यौगिक का सूत्र लिखना है। तो ए और बी से संयोग से यौगिक का सूत्र क्या होगा, सिंपल से MgCl2 क्या होगा, MgCl2। इस प्रकार आपको लिख लेना है, लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है 14। अमोनिया के एक अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो एक सहसंयोजक बंधन बनते हैं। सोडियम अणु कहना क्या सही है, सोडियम अणु क्या कहना सही है, हाँ सोडियम अणु कहना सही है। क्वेश्चन 15 देखिए। निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की इसमें कौन कौन से बंधन बनेंगे, सिंपल सा लिख रहे हैं। जल में आप देख सकते हैं सहसंयोजक बना, इसी प्रकार नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम क्लोराइड में। इसी प्रकार आप सबका आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन 16 देखिए। तत्व XYZ क्रमशः परमाणु संख्या क्रमशः कितना है, 7, 9, 10, 11 तत्व के निम्नांकित युग में बने यौगिक का सूत्र आपको लिखना है। सिंपल से यौगिक का सूत्र लिखना है आपको। ये नीचे आपको दिया है, अगर XY संयोग करेगा तो क्या बनेगा, WX3। अगर XX संयोग करेगा तो X2 बनेगा। अगर YZ संयोग करेगा तो यानी कि आपस में अभिक्रिया करेगा तो WZ3। और YZ करेगा तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसकी संयोगिकता 0 हो जाएगा, तो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि अभिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार आपको इसका आंसर दे देना है। सिंपल से देख सकते हो ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, 16 का आंसर कुछ इस प्रकार दे देना है। चलते हैं आगे आप क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं क्या है, XY तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित हैं। XY के इतने, X के इतने, Y के इतना, X और Y के बीच बंधन की प्रकृति बताएं। बंधन की आपको प्रकृति बताते हैं, इसमें बनने वाले यौगिक और बंधन की प्रकृति बताता है। बनने वाले यौगिक कौन है, तो XY, और बंधन कौन है, तो एक सहसंयोजक बंधन है। चलते हैं आगे हम क्वेश्चन 18 की ओर। एक धातु ए परमाणु संख्या 19 है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक सफ़ेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से एक अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सिंपल से जिस प्रकार आपको बना देना है, पहले लिख देना है कौन कौन से तत्व है। तो पोटेशियम एगो क्लोरीन है। अभिक्रिया का पूर्व यानी अभिक्रिया का पहले क्या होगा, इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। उसी प्रकार आपको सिंपल से KLMN यानी कि KLMN जो इलेक्ट्रॉन का सेल होता है, इलेक्ट्रॉन का कक्षा होता है, उसको बना लेना है। तो बनाने के बाद उसमें पहले इलेक्ट्रॉन में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। इस प्रकार आपको सजा देना है। देख सकते हैं हमने इस पर सजा दिया है। अब इसमें लिखना है P+N यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसी प्रकार आपको लिख देना है सिंपल से। और आगे देखते हैं। और देखिए अब अभिक्रिया के पूर्व है, या अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया होगा तो इसके 72 से 8 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो सिंपल से हमने इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, अब होगा जरूर होगा। इसके 72 सेल में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहीं सर 8 है, सही है। अब 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी किसी से अभिक्रिया करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आपको इस प्रकार आंसर दे देना है दोनों का। देख सकते हैं आप पहला अभिक्रिया का पूर्व का ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 का अभिक्रिया का पूर्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, और अभिक्रिया के बाद यानी केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल रिएक्शन होगा उसके बाद इस प्रकार। चलते हैं 19 क्वेश्चन नंबर की ओर। 19 देख सकते एक परमाणु ए दूसरे परमाणु बी के 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर एक यौगिक बनाता है। तो ए की संयोजकता और बी की संयोजकता अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना। सिंपल से हमने यहाँ पर बना के लिखा है, आप इसे बना के लिख सकते हैं। और तब हम सिंपल आंसर बता दें, अर्थात ए की संयोजकता 2 होगा और बी का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा, तब हमने 6, 2, 8 होगा। हाँ सर। चलते 20 के और क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन अणु के बनने में
दोनों यानी कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर हाइड्रोजन का अणु काफ़ी अस्थायी होता है, क्यों? तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार लिख देना है। सिंपल से आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपके इसके आंसर लिख लिए होंगे। तो चलते हैं हम आगे। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख लीजिए। 20 के 21 देखिए, 21 का आंसर इस प्रकार देखिए क्या है, ABC 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रम से 8, 10 और 20 है। इनके अक्रिय गैस की पहचान कर। अक्रिय गैस की पहचान करना सिंपल से देखिए, परमाणु संख्या 8, 10, 20 दिया। अक्रिय गैस कौन होगा? जिसके अक्रिय गैस देखिए, ए तत्व अक्रिय गैस नहीं है, बी है। बी कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगा? 2, 8 होगा, 2, 8 होगा, यानी कि 10। 10 किसका परमाणु है? तो कहेंगे सर नियोन का है। तो नियोन क्या है? एक अक्रिय गैस है, नियोन। नियोन एक अक्रिय गैस है, इसलिए जो इसका आंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार लिख लीजिएगा 21 के। और 22 के देखिए, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता 2, यानी जितने अपने 72 कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की बनी बात, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसको जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वही उसका संयोजकता होगी। जब देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑक्सीजन कितना 2, 6, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा तो ये अपने बातम से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देगा, यानी इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। तो लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक यौगिक का चयन करें। इसमें आपको बताना है कौन वैद्युत संयोजक है, कौन सहसंयोजक है। तो ये ग्लूकोज का देख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख लिए, इस प्रकार आप सब लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। आएंगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, जल में विलय 2 सहसंयोजक यौगिक के नाम है। जल में विलय 2 सहसंयोजक यौगिक के नाम लिखने थे, एक ग्लूकोज एक चीनी है, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने के लिए एक विधि का उल्लेख करें। तभी सिंपल से लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए, इसका वीडियो को रोक आप देख सकते हैं, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तब इसे याद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलता आई होप आप सब इसे लिख लिए होंगे। चलते आगे। देखिए क्या है, भर्जन क्या है, ये उदाहरण देकर समझा। सल्फाइड अयस्कों को धातु की पर्याप्त उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड से परिवर्तन करने की प्रक्रिया भर्जन कराती है। जैसे में जिंक ब्लेड को भर्जित करके ZnO में बदल दिया जाता है। इसके आंसर आप लिख लीजिए सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं। प्लगलन में गालक की क्या भूमिका है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं कितना? 27 का इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। 27 का आप इतना लिख लीजिए। चलते आगे हम, वीडियो को रोक के आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 28 के देखिए, 28 में देखिए, सोडियम को क्रियोसिन में डुबा क्यों रखते हैं? तो सोडियम को क्रियोसिन में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्र से अभिक्रिया करती है कि इन्हें वायु में खुला छोड़ देने पर तुरंत, जैसे सीधा सी बात, इसे वायु में जैसे छोड़ते हैं वैसे यह उससे अभिक्रिया कर देता है, इसलिए इसे क्रियोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ये सब सही से आप इसे लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर। चलते हैं 19 की ओर। धातु का संक्षारण सब क्या समझते हैं? तो सिंपल सा लिख सकते हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं, इसके आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए। चलते हैं 30 की ओर। धातु के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। तो शोधन की एक विधि, धातु के शोधन की 2 विधियाँ, गलनिक पृथक्करण विधि, एक विद्युत अपघटन विधि। एक विधि का वर्णन करना है, पूछा एक ही विधि का, एक विधि का हमने वर्णन कर दिया है। तो अब इस प्रकार इसको लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिएगा इस पर। हाँ तो लिख लीजिएगा इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलता है क्वेश्चन 31। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु को पूछा, मिश्र धातु क्या है? तो दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और एक एक अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पित्त। इसका उपयोग बताना, तो उपयोग आप लिख लीजिएगा इस प्रकार, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं। लेकिन लोहा में तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखे, लोहा का 2 है और तांबा का 2 नाम लिख दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए धातु क्रम क्या है? धातु क्रम को लिख देना है, धातु क्रम का परिभाषा लिखना है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में उनके शोधन की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 34 34 के देख सकते हैं आंसर आप क्वेश्चन। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसको इस पर यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। किसी और देखिए क्या है, किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोने के आभूषण को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए स्वर्णकार को दे दिया, यानी कि जो सोना बेचते हैं यानी सोनार को दे दिया। स्वर्णकार ने उन्हें आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया। उसे चमकीला बना दिया तो आभूषण पहले से कम नहीं, आभूषण का भार वो पहले से कम हो गया। इसका कारण आपको बताना, सिंपल से कभी आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए आंसर आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।
इसको हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसे वीडियो लंबा नहीं बने इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं। चलते आगे अब। देखिए एल्यूमिनोथर्मिक क्या है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो कुछ धातुओं को शायद कार्बन द्वारा अवकृत नहीं हो पाते हैं, तो इसे क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर यह कार्बाइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अपकरण की क्रिया एल्युमिनियम की धातु द्वारा कराई जाती है, इसी विधि को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। सिंपल सी बात। देखिए पित्तल और कांसा के अवयव के नाम लिखना है, पित्तल का कांसा के अवयव। तो पित्तल का अवयव हमने लिख दिया तांबा प्लस ज्येष्ठा, कांसा का अवयव तांबा प्लस 3। अंतिम क्वेश्चन 30 है। देखिए क्या है, ऐसी दो ऐसी धातुओं के नाम लिखे जैसे ठंडे जल। आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में भी, आपका क्वेश्चन जो भारतीय वन बुक से उसमें क्वेश्चन आप क्वेश्चन अपने देख सकते हैं। 38 क्वेश्चन इस प्रकार है और इसका आंसर हम दिखा देते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार है, आंसर को कुछ इस प्रकार लिख लेना है सिंपल से। आंसर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना है। इसको उदाहरण भी देना है तो उदाहरण दे दीजिएगा 2 को, चाहे 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख लेना है। इसी के साथ यह वीडियो हुआ समाप्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो करना है लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को करना है सब्सक्राइब। और आपको इस वीडियो से कुछ भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका सुधारने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।